भोजन के ब्रेक के लिए जाने से पहले हमने 4-5 मुद्दों पे, प्रश्नों पे ध्यान दिया था। तो प्रकृति में मानव की भूमिका है या नहीं, है ना? अगर मानव की भूमिका है तो मानव का अस्तित्व में प्रयोजन है या नहीं? प्रयोजन एक व्यक्ति का या कुछ व्यक्ति का या सबका, है ना? प्रयोजन क्षणिक है, दीर्घकालीन है या सर्वकालिक है? प्रयोजन सामयिक है, स्थानीय या सार्वभौमिक है? ये सब हमने बातें इसमें पूछी। तो अगर इसके उत्तर आते हैं कि व्यक्ति का, और इसमें एक और प्रश्न था हमारा, मानव सहज प्रयोजन बनाएंगे या पहचानेंगे, है ना? तो ये जो प्रयोजन है या उद्देश्य है मानव का या लक्ष्य है मानव का, अभी तो हम लूज भाषा में बात कर रहे हैं, है ना? सामान्य भाषा में हम समझ जाए इस बात को कि मानव का कोई जब शरीर यात्रा करता है, जन्म लेता है, तो उसको खाना पीना, है ना, काम धंधा करना, यही उसके लिए मेन बात है या और भी कुछ है उसमें, या इसका कोई महत्व भी है जिंदगी का? तो अस्तित्व में इससे अधिक महत्व होगा कुछ। हम पहले दिन भी कुछ बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे जैसे प्रकृति में खाना उगाना, खेती करना, मानव प्रकृति को नियंत्रित करना, ये सब तो मानव के जीने के लिए जरूरी है, तो वो सब, लेकिन इससे अधिक कुछ महत्व है मानव का। तो मानव का महत्व क्या है, इसको हम आज की चर्चा में देखेंगे। हमारे आशीष जी नहीं दिख रहे यार, उनका प्रश्न भी है ना, ये फोन कर दीजिए, फोन कर दीजिए जीती जी जी। ओके, वहां गए हैं अपने? अभी अच्छा, ठीक है। इधर हम लोग भी हैं। नहीं नहीं, ठीक है। न्याय संगत बात करिए। न्याय संगत ये जो 2 वर्ड्स है पीछे के स्लाइड में, वो मुझे समझ नहीं आया। कौन से? सार्वकालिक और सार्वभौमिक। हाँ, जो हर समय पे होता है, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय रहे, इसको सर्वकालिक कहते हैं। सार्वभौमिक जो हर स्थान पर होता है, हर परिस्थिति में होता है। नहीं नहीं, सामयिक तो एक शब्द है, अलग है ही। सामयिक का मतलब तो हुआ कुछ समय के लिए। सार्वकालिक और नीचे है सामयिक सेकंड लास्ट लाइन में, प्रयोजन सामयिक, स्थानीय या सार्वकालिक, सार्वभौमिक। सामयिक और स्थानीय से परिस्थिति की बात है, बदलती परिस्थितियों में जो चीजें बदल जाती हैं, है ना? जैसे हमारा लक्ष्य किसी परिस्थिति में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। अभी तो ऐसा सोचते हैं, बचपन में कुछ होता है, जवानी में कुछ हो जाता है, पढ़ते वक्त कुछ होता है, नौकरी वक्त कुछ हो जाता है। लेकिन मानव का प्रयोजन जो है, क्या इस सब परिस्थितियों के बदलने से बदलता है क्या? ये मुद्दा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं जीते जी, वो प्रयोजन के अर्थ में होना है, ये मूल बात है इसमें, है ना? तो मानव का ऐसा प्रयोजन क्या हो, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। बताएं क्या प्रयोजन हो सकता है, क्या लक्ष्य होता है सकता है जिसके लिए सब मानव काम करें। अब ये सर्वकालिक है, तो आज कल के हम जितने मानव हैं ये भी यही करें, आगे आने वाली पीढ़ियां भी उसी लक्ष्य के लिए काम करें, आज से हजारों साल पहले की जो पीढ़ियां हुई है वो भी उसी के लिए काम करती हों। ऐसा कोई लक्ष्य पहचान सकते हैं क्या? हाँ, ये तो व्यक्तिगत बात हो गई, सुख खुशी की बात। तो मानव परंपरा के अर्थ में सोच के देखिए, मानव जाति के अर्थ में सोच के देखिए, कैसा लक्ष्य हो, किस लक्ष्य के लिए काम करेंगे? ज्ञान पाना। हाँ, ज्ञान पाना किस लिए? ज्ञान से क्या होगा? तृप्ति। वो तो व्यक्तिगत हो गई। सर्व मानव के लिए क्या होगा, ये सोचने की बात है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको मेंटेन रखना आगे के लिए,
जैसे जल हो गया। अगर कोई ज्ञान पा लेता है तो फिर उसके आगे ज्ञान का विस्तार भी कर पाएगा वो। हाँ, और बताओ, और बताओ। सर्वसुख, तो सर्वसुख क्या है? वो सर्वसुख को ही जानना चाह रहे हैं। आवर्तनशील खेती। सभी मानव समझदार हैं। हाँ, यहाँ पे बगिया में कोई भी चीज बोल रहे हैं उसमें आवर्तनशील खेती बोल दीजिए, पूरा पड़ जाता है। सर्वसुख के सभी मानव जाति समझदार हो, हाँ, व्यवस्था हो हाँ, सबके लिए। हाँ, उसी को मैं और अच्छे से इसको ऐसे समझेंगे कि साहित्य को समझ के, व्यवस्था को पूरी समझ के, उसके अनुरूप हम सभी जीना जब शुरू कर देंगे। हाँ, तो वो स्वरूप कैसा होगा, उसमें क्या चीज को सुनिश्चित करेंगे? ऐसा चीज जो पढ़ा लिखा, अनपढ़, नर नारी, गरीब अमीर, बच्चा बूढ़ा, सबको पकड़ में आता हो। अगर ऐसा लक्ष्य पहचान ले, मान लीजिए हमें ऐसा कोई लक्ष्य मिल गया जो सामान्य भाषा में बहुत आसानी से पकड़ में आता हो, तो फिर हम उसके आधार पे जो भी कर्म है वो उस दिशा में ले जाता है वो सही, और जो भी उसकी दिशा में नहीं ले जाता है वो गलत। तो सही गलत का निर्धारण आज तक हम नहीं कर पाए मानव जाति, क्योंकि हमारे को मानव जाति का कोई लक्ष्य नहीं मिला। तो मानव जाति का अगर हम प्रयोजन पहचान लेते हैं तो फिर हम उसके संदर्भ में सही गलत को तय कर पाएंगे। तो ऐसा क्या लक्ष्य हो जो सर्व मानव को स्वीकार हो? ठीक है, वो क्या है? क्यों इकोलॉजी तो हमारे को अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। जी जी, पर मानव नहीं होता तो भी तो वो रहता, वही जो पहले दिन वाली बात है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करके जी, व्यवस्था के अंतर्गत संतुलन ध्यान में रखते हुए सतत विकास, चिरंतन विकास, ऐसा जो सबके लिए कल्याणकारी हो जी, प्रकृति के साथ। तो सबके लिए कल्याणकारी का क्या संकेत है? सबके लिए कल्याणकारी एक नुकसान किसी जीव जंतु के लिए भी न हो, और कोई किसी कोई प्रजाति विशेष है, वनस्पति कोई विशेष है, वो उसका अस्तित्व, उसका सम्मान। भैया जो ना की भाषा है ना, ये काम नहीं आती। जैसे है ना, ये इसको मैं बोलूं, ये पेंसिल नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये पर्दा नहीं है, ये दीवार नहीं है। मैं ऐसे करके ना अनगिनत बोल सकता हूं ये क्या नहीं है, इससे ये स्पष्ट नहीं होगा ये क्या है। अगर हमारे को सही में जीना है, पहचानना है, तो हमें बोलना पड़ेगा ये डस्टर है। ना वाली भाषा से कोई चीज परिभाषित नहीं होती, ठीक है ना। तो ये नुकसान ना हो, परेशान ना हो, व्यवस्था ना बिगड़े, ये सब भाषा से वो क्या चीज है वो हाथ में नहीं आती। जी, ये पहले से एक मिनट, वो भैया माइक लेके बैठे थोड़ी देर से। हाँ बोलिए। पहले से आप्त कामना रही है। हाँ, और सभी धार्मिक क्रियाकलापों पे इसका उच्चारण होता रहा है। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या मतलब है यहाँ इसका? पे कुछ मतलब क्या उसका? जैसे सभी सुखी हो जाए, तो क्या उसका, ठीक है, कामना के रूप में है, पर उसका क्रियान्वित रूप क्या है? कैसे होगा वो? नहीं नहीं, है ना? कामनाएं तो हमने अनंत की है। सर्वसुख में हम सभी अगर एक स्वरूप में उसमें देखें तो हम सब साथ साथ में जीना चाहते हैं, तालमेल पूर्वक जीना चाहते हैं। तो ये इसका जो है मानव का प्रयोजन। ठीक है, तो इसी को हम और अच्छे से देखें। देखिए, अगर प्रकृति में किसी भी प्रजाति को देखिए, किसी भी जीव जंतु को देखिए, वनस्पति को देखिए, है ना, अस्तित्व में, है ना, तो वो अपना क्रियाकलाप जो कर रहा होता है वो किस लिए कर रहा होता है? है ना, अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो
चाहे वो चिड़िया है, बंदर है, भालू है, सांप है, मकड़ी है, कोई भी है, कोई वनस्पति ही क्यों ना हो, वो अपने सर्वाइवल के लिए कर रहा है। ठीक है। अब मानव जो है वो जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उससे उसका सर्वाइवल पक्का हो रहा है या कमजोर पड़ रहा है? अभी तो कमजोर पड़ रहा है। तो अगर मानव का सर्वाइवल को हम की जगह हम लिख दें मानव परंपरा की निरंतरता, इसका मतलब समझ में आता है? यानी मानव जाति जो है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, इसको बोलते हैं परंपरा, मनुष्य की परंपरा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा चलती रहे, ये अगर हमारा लक्ष्य बन जाए। और सामान्य सी भाषा कि मानव जो है इस धरती पे पनपता रहे और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी? इसके लिए हमें प्राकृतिक संतुलन भी चाहिए होगा। तो प्रकृति के संतुलन की भी हमारे को निरंतरता चाहिए होगी। इसके लिए जितने भी संसाधन है, जितनी भी व्यवस्था है, ये भी इसके लिए चाहिए होगी। इसके बिना तो चल नहीं सकती। तो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले मानव परंपरा की अक्षुण्णता, अक्षुण्णता का मतलब होता है कभी खत्म ना हो। मानव परंपरा की अक्षुण्णता, अक्षुण्णता शब्द अक्षय से आता है, जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, है ना। तो मानव, या दूसरी भाषा में बोले मानव परंपरा की निरंतरता। हर मानव किसी भी काल में हो, किसी भी देश में हो, इस बात को अगर स्वीकार के जीता है तो मानव परंपरा के पनपने के लिए काम करना है, मानव परंपरा के नुकसान के लिए काम नहीं करना है। मानव परंपरा के पनपने के लिए प्रकृति का नुकसान भी नहीं कर सकते, प्राकृतिक संतुलन के लिए भी काम नहीं कर सकते। ठीक है। तो मानव का प्रयोजन क्या हो गया? मानव परंपरा की अक्षुण्णता या मानव परंपरा की निरंतरता। यही सर्वशुभ है, क्योंकि इसको अगर आप सुनिश्चित करना चाहेंगे तो आपको जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति संसार, खनिज संसार, इन सबके संतुलन को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप में संतुलन में है ही। अभी ना समझीवश हम उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, पर अगर ये लक्ष्य हो जाता है तो हम उस डिस्टर्बेंस वाले कार्यक्रम को रोक लेंगे और उसके साथ जो तालमेल वाला कार्यक्रम है उसको शुरू कर देंगे। हमारी ज्यादा समस्या है आपस के झगड़ों की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, है ना। अभी धरती के ऊपर सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? धरती पे बहुत सारे उद्योग हैं, है ना। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? खनिजों को निकालना जो पृथ्वी में से माइनिंग भी नहीं है। हाँ, युद्ध ही सबसे बड़ा उद्योग है। वॉर इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री। वॉर से क्या करते हैं? मानव परंपरा का संरक्षण करते हैं या मानव परंपरा को नुकसान पहुंचाते हैं? उससे प्रकृति को संरक्षण करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं? नुकसान ही होगा। और सभी भूगोलिक क्षेत्रों में जितनी भी परंपराएं हुई हैं, सबने युद्ध की गौरव गाथा गाई है। सभी ने युद्ध को ग्लोरीफाई किया। तो ये सही था या गलत था? ये आप तय करो। उसके परिणाम देखो आप जो आ रहे हैं, उसके हिसाब से तय करो। जी भैया। एक खाली मैं समझना चाह रहा था कि जैसे आपने भी कहा मानव परंपरा की क्षमता या निरंतरता, यही मानव का प्रयोजन जी, इसको सुनिश्चित करना मानव का प्रयोजन है या होना है। होना चाहिए। हमने पहले ही बोला, पूछा था ना कि मानव का प्रयोजन हम बनाएंगे या पहचानेंगे। हम कह रहे हैं हाँ। होना चाहिए क्यों नहीं, और होना है ये क्यों? है, और उसको हम पहचानते नहीं है। इस बात को उसको पहचानना है। होना चाहिए में क्या है? होना चाहिए
हम जो समझ रहे हैं, हाँ हम जो समझ रहे हैं होना चाहिए, मैंने क्या है कि आज के डेट में हम अपने प्रयोजन से भटके हुए हैं, तो हमको तो चाहिए ही भाई वो, तो हमको होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये आना चाहिए कि हमको मानव परंपरा को बचाने के लिए करना चाहिए। जी, चाहिए में भाषा ऐसी हो जाती है कि ऐसा है नहीं और इसको हमें करना है, ये आशा आ जाता है ना, जो कि अपने आप में पूरी सच्चाई नहीं। पीछे से आ जाइए आप। आइए आइए बैठिए, आइए अंदर आइए ना, नहीं नहीं, कार्ड बैठिए। कार्ड हाँ वो उधर है। ओ उधर बैठे कोने में। आ जाओ। ठीक है ना, तो ये तो मानव का प्रयोजन है ही। अभी क्या होता है, अभी हमने जो लक्ष्य बनाए हुए हैं वो व्यक्तिगत या सामुदायिक लक्ष्य बनाए, यानी कि एक व्यक्ति का लक्ष्य होगा, इसके लिए वो मानव परंपरा के जो संसाधन हैं, जो अवसर हैं, जो साधन है, इनका उपयोग करेगा। यह कोई सामुदायिक होगा, किसी समूह का लक्ष्य होगा। पहले राष्ट्रों का होता था, अब कॉरपोरेशंस का हो गया, है ना। इसमें सर्वमानव की कोई बात नहीं है, क्योंकि मानव परंपरा को समझते नहीं, क्योंकि इस बात को नहीं जानते हर कर्म सहयोग पूर्वक सफल होता है। तो सबकी आवश्यकता है। जब हम इसको पहचानते हैं कि हर कर्म सहयोग पूर्वक सफल होता है, तो इसका मतलब हर किसी की आवश्यकता है, कोई भी अनावश्यक नहीं है। अभी ये भ्रम लगता है कि कोई आवश्यक है और कोई अनावश्यक है ना। तो चाहे वो अमीरी गरीबी के आधार पे देखें, या पढ़े लिखे के आधार पे देखें, या जाति के आधार पे देखें, या धर्म के आधार पे देखें, ऐसी बहुत सारी बातें सुनते होंगे, अरे धरती पे ये लोग ना हो तो सब ठीक हो जाए, सारी समस्या इनकी वजह से। ये जो भावना है, ये हमारी सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है। किसी के मानव के होने में, किसी मानव समुदाय के होने में हमारा तो कोई हाथ नहीं है। हर मानव प्रकृति प्रदत्त विधि से, हमने तो मानव को नहीं बनाया ना, प्रकृति में ही मानव है। तो उसके होने में हमारा हाथ नहीं है, तो उसके ना होने के लिए हमारे में कामना क्यों है? वो है, उसको भी अवसर और साधन है पनपने के लिए, हमारे को भी अवसर और साधन। अब ये सहयोग पूर्वक हम जी सकते हैं, यही हमारी नियति है। हम पनपेंगे, हम खिलेंगे अगर हम सब साथ में होंगे। अगर हम परस्पर विरोध में होंगे तो हम मानव जाति को ही नष्ट कर लेंगे। तो ये जो अपने पराई की दूरी है मानव में, अनेक कारणों से, कभी नस्ल के आधार पे, कभी रंग के आधार पे, कभी भाषा के आधार पे, कभी लिंग के आधार पे, कभी अनेकों से हमने बना रखे हैं विभाजन। तो मानव जाति को, मानव परंपरा को टुकड़े 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 टुकड़ों में तोड़ रखा है। तो हमें सामने कोई व्यक्ति आता है तो व्यक्ति नहीं दिखता, उसका धर्म दिखता है, उसकी भाषा दिखती है, उसकी शिक्षा दिखती है, पर वो इंसान नहीं दिखता। मैं भी इंसान हूं, वो भी इंसान है, ये बात नहीं दिखती। यहां पे झंझट है सर। इंसान के लिए हम जीवन विद्या में शब्द बोलते हैं मानव, बात एक ही है। तो मानव नहीं दिखता। और ये जो भेदभाव की दृष्टि है, इसी को हम बोल रहे हैं अपने पराई की दूरी। यही हमारे सबसे बड़ा है ना कमी है, ना समझी। और जब तक इससे दूर नहीं होंगे तब तक हम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं मानव जाति। अच्छा, इसमें कई लोग सोचते हैं अरे ठीक है ना, हम तो जी ले 30-40 साल और 20-25 साल जी लेंगे, 50 साल जी लेंगे, तब तक तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसा सोचने वालों के लिए कोई ज्यादा झंझट नहीं है ना। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपके बच्चों के लिए भी कुछ खुशहाल जगह हो, या आपके बच्चों के लिए भी कोई खुशहाली की जगह हो, तो वो तो कम होती जा रही है। अच्छा, हम जहां से आते हैं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में, वहां पे तो ये मान्यता है
ये आस्था है कि हम कई बार शरीर यात्रा करते हैं, कई बार जन्म लेते हैं, तो यहीं पे जन्म लेंगे दोबारा। तो अगर इसको बर्बाद करेंगे, इस धरती को, इस परंपरा को, तो हमारे ही जीने के लिए अवसर नहीं बचेगा, है ना? तो मानव का जो प्रयोजन है वो है मानव परंपरा की अक्षमता या निरंतरता। इसके लिए हमें 4 चीजों को पहचानना पड़ता है मानव लक्ष्य के रूप में। वो है जो हमने प्रस्ताव दिया था, समाधान, समृद्धि, अभय से अस्तित्व। उसको हम खोलेंगे आगे चल के, पर एक लाइन वाली भी पकड़ लीजिए। अगर मानव कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी हम विचार कर रहे हैं, 3 चीजें हैं। विचार के रूप में, है ना, भाषा के रूप में, यानी मानसिक, वाचिक और कायिक विधि से जो कुछ भी करते हैं उसको हम देख लें, ये मानव परंपरा के शुभ के अर्थ में है या अशुभ के अर्थ में। यह आपको सही गलत का पैमाना दे देगा। आपने पूछा ये सही है गलत है, अब आप लगा लीजिए उसमें। अभी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं युद्ध के बिना जीने की। कई लोग बोलते हैं अच्छा तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो क्या करेंगे? अभी बताते हैं कि हमारे धरती के ऊपर, धरती को आग लगाने के लिए हम 21-22 बार जला सकते हैं धरती को, अच्छे से आग का गोला बना सकते हैं। सॉरी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने जिस छोटी सी बात की कि मानव का वो जो 5 प्रश्न थे हमारे, कि मानव का प्रयोजन क्या है, मानव का लक्ष्य क्या है जीने का। मानव माने हर मानव का, आज जो जी रहे हैं, कल जो पैदा होंगे, कल जो थे, सबके लिए जो जीने का लक्ष्य है वो है मानव परंपरा की निरंतरता, यानी उसकी कंटिन्यूटी, ह्यूमंस की कंटिन्यूटी, ह्यूमन रेस की कंटिन्यूटी। अगर इसको लक्ष्य बनाते हैं तो हमें नेचुरल बैलेंस को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब हमारे को जीव जंतुओं की भी कंटिन्यूटी चाहिए, तो हमारे को वनस्पति संसार की भी कंटिन्यूटी चाहिए, हमें जो बैलेंस है मिनरल वर्ल्ड में उसकी भी कंटिन्यूटी चाहिए। तो पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, इन सब के संतुलन की जरूरत है, तभी मानव जाति बनी रह सकती है, उसके बिना तो नहीं बनी रह सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानव के बीच में हमारे को बैलेंस चाहिए, क्योंकि मानव को कोई खत्म करेगा तो मानव ही। तो हमने वही बात की कि भी सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है इस धरती पे वो युद्ध इंडस्ट्री, वॉर इंडस्ट्री। धरती को 21 बार आग का गोला बना सकते हैं। पहली बार जलाने के बाद खड़े कहाँ होगे कि दूसरी बार जलाओगे, सोचने वाली बात। सर आप कह रहे हैं कि अगर कोई मानव किसी मानव को मारता है तो वो मानव नहीं है, कौन, मरने वाला या मारने वाला? मानव की परिभाषा को कर लेते हैं पहले। मारने को, मानव से पहले हम मानवीयता की बात को कर लेते हैं, सामान्य भाषा। मानवीय, अमानवीय, 2 भाषाएं हैं, ठीक है। तो मैं कुछ आपको लक्षण बताता हूं, आप लोग उसको बताइए मानवीय की अमानवीय, ठीक है। शोषण करना, सहयोग करना, मानवीय, सेवा करना, मानवीय, हिंसा करना, अमानवीय। बताइए क्या कह रहे थे? नहीं सपोज, समझ गए ना? करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया। अगर एक अमानवीय बंदा मेरे पे हिंसा करता है, वो अमानवीय कैसे हुआ? अगर उसने हिंसा की वो अमानवीय है। हाँ ठीक है, मेरे पे की, मैंने प्रतिकार में उसको मार दिया जी, तो मैंने हिंसा की, हाँ, उसका परिणाम क्या होगा? दोनों अमानवीय हो गए। वो तो था, मैं भी अमानवीय हो गया। अगर वो मुझे मार देता तो फिर मैं मर गया, मैं मानव हो गया। आपने अमानवीयता नहीं की, इतना ही बोल सकते हैं। आप अमर हो। अमानव ऐसे अमृत को संसार में नहीं, देखिए हमको समझने की जरूरत है। ये बढ़िया प्रश्न है कि भाई कोई प्रतिक्रिया मारता है तो हम क्या करें, ये आदिकाल से चलता है, इसी को सिद्धांत बना के चलते हैं। एक गाल पे मारे दूसरा दे दो।
तो वो अलग है स्कूल, वो तो अलग ही स्कूल है। अभी बहुत सामान्य सी बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अभी कोई भी सिद्धांत को हम अपनाते हैं, है ना, हम बोलते हैं ये नियम है या सिद्धांत है, तो उसका प्रमाण होना चाहिए कि वो काम कर रहा है। तो आदिकाल से किसी ने हमसे हिंसा की, हम उसको हिंसा से प्रतिकार करेंगे, ये परंपरा है। ये 3 प्रकार से परंपरा है। गलती को गलती से रोकना, जैसे बच्चे ने गलती की, हमने उसको डांट लगा दी या पिटाई कर दी, हमने उसके साथ गलती कर दी, ठीक है, ये गलती से गलती को रोकने का प्रयास। अपराध को अपराध से रोकने का प्रयास, किसी ने चोरी की उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। और युद्ध को युद्ध से रोकने का प्रयास। सारे युद्ध बोलते हैं यार ये छोटे छोटी लड़ाइयां छोड़ो, एक बड़ी लड़ाई करके सारे युद्ध को खत्म कर दो। महाभारत भी इसी नाम पे लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर भी इसी नाम पे लड़ी गई, ठीक है। ठीक है, ये सिद्धांत 3 प्रकार से सभी संविधानों में लिखा हुआ है, ठीक। अब इसकी एफिकेसी को देख लेते हैं, इसकी हम कितना कारगर है ये, इसको जांच लेते हैं। ये आदिकाल से है, तो गलतियां, अपराध, युद्ध कम हो गए होंगे फिर। नहीं, अगर ये काम करता है नियम, तो गलतियां कम हो जानी चाहिए, अपराध कम हो जाने चाहिए, युद्ध कम हो जाने चाहिए। कम हुए हैं, बढ़े हैं? बड़े तो हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले भी जो हैं, किसको? यही अमानवीयता को, बहुत वो भी बढ़े हैं। तो अमानवीयता पे काम करना पड़ेगा ना, अमानवीयता के कारण को शोध करना पड़ेगा ना। हिंसा करने से कैसे ठीक हो रहा है? तो ठीक नहीं हो रहा, प्रमाण तो नहीं मिल रहा, उसका एविडेंस तो नहीं मिल रहा। जब जिंदा रहेंगे तब तो खोज करेंगे। ठीक बात है भाई, अभी करिए, अभी तो जिंदा ही हो ना, अभी तो करिए, अभी तो नहीं मरे हो, है ना। और ऐसा नहीं है कि अभी सामने अमानवीयता नहीं चल रही है, बहुत अमानवीयता चल रही है। इसका कोई इलाज है क्या अपने पास? आप आखिरी स्थिति पे पहुंच गए, अभी मेरा कोई गला काटने वाला है, अब मैं क्या करूं? अभी तो कोई गला नहीं काट रहा ना, अभी बैठे हो क्लास में, यहाँ पे तो कोई गला काटने वाला नहीं, इधर तो बहुत अनुकूलता में बैठे। अभी बताओ ना क्या करना चाहिए? अभी तो वो परिस्थिति नहीं है ना कोई आपका गला काट रहा। इस स्थिति ना आ पाए इसके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, तो वो क्या काम होगा? ये वाला तो अपना के देख लिया कि कोई हिंसा करता तो उसका हिंसा करो, तो हिंसा तो कम नहीं हुई भाई। आदिकाल से चला आ रहा है, हजारों पीढ़ियां, लाखों पीढ़ियां बीत चुकी हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है, युद्ध बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, तो ये नियम काम नहीं करता, ये निष्कर्ष तो निकले कम से कम। क्या काम करेगा ये नहीं मालूम, मान लीजिए, पर ये तो काम नहीं करता है। अगर बुद्धि लगा के देखेंगे तो दिखता है ये नियम तो काम नहीं करता, हमें कोई विकल्प की जरूरत है। सोचने का मुद्दा है अच्छे मन से। अच्छा, दूसरी चीज पूछते हैं, जो बच्चा पैदा होता है वो अपराधी पैदा होता है, नहीं, मासूम पैदा होता है? कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? मासूम होता है, और परिस्थितिवश अपराध में जाता है, बन जाता है, या जन्मजात अपराधी होता है? परिस्थितिवश। ठीक, तो कारण क्या निकला? हालात, परिस्थिति। इस पे काम करेंगे क्या उस बच्चे की जान ले लेंगे? भाई जो भी आज अपराध कर रहा है, मान लो कोई बड़ा राक्षस हो गया है ना, तो जन्म तो राक्षस के रूप में नहीं लिया, हमने ही कुछ वातावरण बना रखा है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, जिसमें अपराधी बनते हैं। उन कारणों का शोध करना पड़ेगा ना, उस पे काम नहीं करना है। दिखा इसने गलती की, मैं काट दो इसका गला, हमसे बड़ा मानव कोई नहीं है फिर। हम एकदम ना क्या कहें उसको, मूड बुद्धि से काम कर रहे हैं। हमें समाधान सोचना चाहिए उसका, समस्या क्या है, कारण क्या है, कारण के ऊपर काम करें।
एक तो अभी ये जो समस्या है इसका मूल कारण तो अज्ञान है, ना समझीवश कर रहे हैं। तो समझदारी की शिक्षा को स्थापित किया जाए। मानव के अंदर सदकर्म करने की शिक्षा को स्थापित किया जाए, उस प्रेरणाओं को स्थापित किया जाए, उससे उन्मूलन होगा इन सब का, कुप्रवृत्तियों का, अमानवीय प्रवृत्तियों का। इसके अलावा कोई तरीका हो तो बताओ। हम हमेशा आखिरी जगह पहुंच जाते हैं। उन्मूलन का मतलब इरेडिकेशन, उसको इरेडिकेट किया जाए, उसको हटाया जाए, उसका इलाज किया जाए। हाँ जी भाई, पहले पीछे फिर आपके पास, पहले पीछे। बात पड़ेगी कि मानव का प्रयोजन क्या है। हाँ, उसे एक जवाब आपने दिया, अगर मैं ठीक समझा हूं, मानव परंपरा को कायम रखना ही एक जी प्रयोजन है। जी। तो मानव परंपरा को कायम रखना मानव का प्रयोजन हो सकता, प्रकृति का प्रयोजन कैसे होगा? तो प्रकृति में मानव है। अभी आपको एक स्टेप तो हुआ था हमारा, आपने एक उत्तर दिया था उस वक्त, एक लाइन का। मैंने बोला ये ठीक बात है पर अभी पूरी बात नहीं है। अब उसमें एक और चीज जोड़ दी हमने क्या बोल दिया कि हमारे सभी एक्शंस का जो रिजल्ट आए उससे मानव परंपरा बनी रहे। ये एक पार्ट और हो गया, अभी एक और बचा है। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ जी। मनोविज्ञान में देखा जाता है जी। यदि कोई गलत काम करता है, हाँ, तो आप उसको ये बोल करके कि तुम गलत कर रहे हो, ये छोड़ दो, वो इफेक्टिव नहीं है, चाहे वो एक्सेप्ट भी नहीं करता। जी। तो अल्टीमेटली यदि समाज में या हम अपने में लेकर के चलें, जी। क्योंकि यदि हम ये बात कर रहे हैं तो हम किसी सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं। इसका उदाहरण डेल कार्नेगी। यहाँ पे मैं इसको बोल दूं कि हम यहाँ पे अपने के लिए बात कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से इसी बात को बोल रहे हैं। ये कार्यक्रम सुधारने का का नहीं है। हाँ, सुधरने का ही है। हाँ, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं डेल कार्नेगी का। उन्होंने एक लिखा था कि एक क्रिमिनल था जो बहुत से हत्याएं की, लेकिन वो जेल में गया और उसको फांसी भी हुई, लेकिन कभी वो एक्सेप्ट किया ही नहीं कि हमने जो हत्या की वो गलत की है। ठीक है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर ये मनोभावना खत्म कैसे होगा, चाहे उसको कैसे हम मान लीजिए उसमें नहीं हो तो फांसी लग के चला गया। अब आगे आने वाली पीढ़ियों में ना हो ये बात, उसके लिए क्या कर रहे हो? मुद्दा तो वो है ना। ये डर की गलत, एक डर पैदा कर रहे हैं। किस चीज का डर से रुकता तो अभी कम होने चाहिए अपराध। नहीं तो अभी तक तो उनको संरक्षण प्राप्त हो रहे हैं। कहाँ संरक्षण, आदिकाल से करते आ रहे हैं भाई। 10 तो अवतार हो गए सजा देने वाले, कितनों के गले काट के चले गए। आदिकाल से करते हैं, हम तो वर्तमान सुनिए कथा कहानियां, नहीं सुनिए सब, सुनी तो है ना। बड़े बड़े युद्ध हो गए, लेकिन वर्तमान जो देख रहे हैं सब बड़े बड़े दुष्टों को मार डाला, वो ठीक है। फिर लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए ये बात कही जाएगी कि इस समय तो संरक्षण प्राप्त है और आप समझिए। तो फिर ये विधि तो काम नहीं की ना, ये निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हो। इस विधि से तो इलाज नहीं होता है, इतना तो कह सकते हो। ये देखिए हमारी बहुत मौलिक मान्यताओं को चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए छटपटाहट होती है। ये वो थोड़ी गहरी बैठी हुई बातें हैं ना, ये कोई बात नहीं, ये तो चलेगा प्रोसेस। ये इसी के लिए वर्कशॉप है। ये हम लोगों को गहरे से बैठी हुई है बात, हम इसको माने बैठे हैं अंदर कि बिना सजा दिए कोई सुधर नहीं सकता। तो हम पूछते हैं भाई सजा दिए क्या किसको सुधारा, एक उदाहरण बता दो। अपने कोई देख लो, आपको भी जिंदगी में कई बार सजा मिली होगी, कितने सुधर गए। प्रतिक्रिया कार करने का मन करता है कि सुधरने का मन करता है? जब टीचर थप्पड़ मारता है क्लास में, क्या मन करता है? अब तो होने लगा ये सब, अब तो टीचरों ने डंडा रख दिया इसलिए सजा का प्रभाव इसलिए नहीं मारते, पता नहीं कौन सा आ जाए। स्कूलों में मना हो गया, इसलिए हो गया कि टीचरों के ऊपर हो जाएगा, डंडा चल जाएगा। इस सब से कुछ नियंत्रित हुआ नहीं। फिर भी हम तो ऐसा नहीं कह रहे इसको बंद करो, आपको जो ठीक लगता है वो करो,
जी। उंगली मार डाकू का, हाँ, यदि कंपेरेटिव उससे करें हम्म, तो उसमें भी किसी ने उनको बोला कि जो तुम ये जो घटनाएं करते हो, किसी का उंगली काटते हो, चाहे डकैती करते हो, किसी जी। के लिए करते हो, तो परिवार के लिए, तो भोगना तो तुमको अकेले पड़ेगा, था नहीं, हम तो सबके लिए आते, तो सब मेरा पाप ना हिस्सेदारी है। हाँ, तो जो उनको ज्ञान दिया, हाँ, तो उसका फिर वो सुधर गए। हाँ। लेकिन आज के डेट में वैसा नहीं है, मतलब हम केवल कंपैरेटिव ही दे रहे हैं कि समाज में हम दो बस तरह के- उंगली मार होने के लिए कोई बुद्ध भी तो होना पड़ता है ना, जी धैर्यवान, समझदार। जी उसके अभाव में कैसे उंगली मार बनेंगे? उंगली मारों का सुधार कैसे होगा? तो बुद्ध होगा तभी तो होगा ना। तो उंगली मार की का अपेक्षा तो हम रखते हैं, बुद्ध बनने की अपेक्षा कोई नहीं रखता। उस विश्वास के साथ, उस अनुशासन के साथ जीने वाले उदाहरण चाहिए ना, इससे कम में कैसे होगा? तो आप ही के बात में एक और आ रहा है जी। अभी जो हमने कहा कि उनको फांसी पड़ गया, वो खत्म, तो क्या हम जो अभी सर्वाइवल में जो इंसान है उस पे काम करें या बच्चों पे काम करें? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बिगड़े हुए हैं तो उसमें हम काम ना करें। देखिए, या हम तो एक छोटी सी बात करें, आप सारा का सारा दुनिया का बोझ कंधों से उतार दो, पहले अपने पे काम कीजिए पहले, उसके बाद सारे रास्ते आप निकाल लेंगे। हम तो इधर कोई काम करने के लिए कह ही नहीं रहे किसी को, ना काम करने के लिए कह रहे हैं या कोई काम रोकने के लिए कह रहे हैं। हम तो आपको एक चश्मा दे रहे हैं जिससे दुनिया को देखा है, ये भी होता सकता है और ये भी हो सकता है, ये करते रहते हैं हम, इससे क्या निकला ये दिखा देते हैं, ये संभावना है। इच्छा होगी तो आप स्वीकारें। हाँ भैया कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, बेसिकली जो बात निकल के आ रही है उससे ये लग रहा है कि उंगली मार जितने उन सबको क्षमा कर दो। हमने कहाँ बोला ऐसा? हमने तो कुछ बोला ही नहीं इसमें। मैं बोल रहा हूं आप अपनी दृष्टि में चाहो तो, इच्छा हो तो ये सोच के देखो कि जितना हमने कोशिश की अपराध को अपराध से रोकने की, युद्ध को युद्ध से रोकने की, इससे अपराध कम हुए हैं, युद्ध कम हुए हैं, इसका कोई प्रमाण मिलता है क्या? सोच लीजिए, अगर गलत है तो कोई बात नहीं। हाँ, गांधी जी की हाँ मैं आता हूँ, ठीक है। गांधी जी की जो अहिंसावादी विचारधारा थी, जी, इसका मतलब वो ठीक थी। हमने अहिंसा की बात ही कहाँ की इसमें? हम जैसे आप कह रहे हैं विरोध किसी का ना करें, तो यही बात तो गांधी जी कह रहे हैं। हमने उसको कैसे जोड़ लिया? आप शब्द से पहुंच जाते हो। हमने कहाँ बोला कि वो वाली बात ठीक है या गलत है? हम तो ये बोल रहे हैं, अभी तक कितनी बात हुई? इतनी बात हुई कि अपराध से अपराध रुकता नहीं है, युद्ध से युद्ध रुकता नहीं है, ऐसा हमें लगता है। आप अगर आपके पास इससे बेहतर तर्क है तो बताओ, कुछ प्रमाण दो उसका। इतना ही तो बोल रहे हैं अभी तक। आईजी डीआईजी जितने हैं सबको यही बैठाया बैठा करके क्लास जाए वो वाली भाषा अलग है। अभी तो हम आप उनको क्यों बिठाना चाहते हैं? क्योंकि वो अपराधी है क्या? नहीं, अपराधी को डील करने का तरीका बदल रहे हैं। हमने तो ऐसा सुना भैया अभी तक कि जहां पे थाना खुलता है वहां अपराध बढ़ता है। मैंने अकेले ही नहीं सुने, आप में से लोगों ने भी सुना होगा। क्या बोलेंगे इसमें? तो कौन अपराधी और कौन सुधारक? हाँ भैया बताइए, कुछ कह रहे थे। आपने कहा था इनह्यूमन या जो अमानवीय है, ये अमानवीय हम सिर्फ ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलेंगे कि जो अपना जीव जंतु है और उसके भी हम जो उसके खिलाफ नहीं, उनके नहीं, अभी हम ह्यूमंस के डोमेन में ही बात कर रहे हैं, है ना? इन ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में इनह्यूमैनिटी, मानव की अमानवीयता। मानव की अमानवीयता क्या है? शोषण करके मैं सफल हो जाऊंगा, यही मानव की अमानवीयता। दूसरे को मार के, पीट के, चोरी करके, डकैती करके, धोखा दे के, कभी चुपके से, कभी सीना तान के, ये जो शोषण करना है यही अमानवीयता है। इसमें हम सभी ये उदाहरण देते हैं कि जो मैंने किया, ये मैंने अपनी
फैमिली के लिए किया। जी जी ये जो अपनी जो फैमिली है, जो फैमिली सिस्टम बना है जी, human में, हाँ। ये कहीं पे इसमें कंट्रीब्यूशन फैक्टर तो नहीं है इसमें? देखिए, हम ना बहुत चालाक हैं, हम मानवीयता में ना हम चालाक होते हैं। चालाक क्या, धूर्त होते हैं। तो जब जरूरत पड़ती है तो फैमिली को खड़ा कर लेंगे, जब जरूरत पड़ती है तो समाज को खड़ा कर लेंगे, कभी जरूरत पड़ती है तो प्रकृति को कर लेंगे। बोलेंगे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, इसलिए मैंने खा लिया उसको। ये सारे तर्क हमारे पास अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, इनमें कोई दम नहीं है इन तर्कों में। समस्या ये हो गई, शिक्षा जो अभी चल रही है, प्रचलित है, पहले का मैं नहीं जानता, पर अभी तो पिछले 40-50 सालों से मैंने देखा है, इस शिक्षा में आदमी की ना सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं हो रही। तो हम मान लेते हैं बड़ी जल्दी। आस्थावादी लोग हैं, चाहे विज्ञान के विद्यार्थी बोलते हो अपने को, चाहे अध्यात्म के बोलते हैं, सोचते समझते नहीं है, परखते नहीं है चीजों को, जांचते नहीं है। थोड़ी सी बात कहीं छू गई, चल दी उसके पीछे पीछे। हमारी जो बुद्धि है उसका हम उपयोग नहीं कर रहे। सिंगल डायमेंशन में लेके चले, मल्टी डायमेंशन में चल रहे। तो जो प्रचलित जो भी मान्यताएं हैं, उन्हीं में से किसी एक दो को चुन के उसमें चल लेते हैं पीछे, जांच परख नहीं कर रहे। अच्छा, करें भी क्या? बचपन से ही ये बोला जाता है, ज्यादा बोलो मत, करो, ज्यादा सोचो मत, करो, तुम्हें बता दिया ना क्या करना है। तो आज्ञा पालन के लिए ही प्रेरित किया जाता है। उसका हाल ये हो गया है कि मान लीजिए संतान जो है 70 वर्ष की हो और माता पिता मान लो 90-100 वर्ष के, अब अपेक्षा रखी जाती है 70 वर्ष में भी वो आज्ञा पालन करे उनका। आज्ञा पालन मानव के लिए अपनी आयु के केवल 10 वर्षों के लिए सार्थक है, उसके बाद उसका कोई भूमिका नहीं। पहले 10 वर्ष उसका कोई आज्ञा पालन की सार्थकता नहीं है। अब उसकी तर्क शक्ति जाग जाती है। सुन रहा है? हाँ, सुन रहा है, सही तो अभी हमें लगता है वो आज्ञा पालन करना है, पर आपकी मान लीजिए कोई बात उसको ठीक नहीं लगती, तो मन में आपको बोले ना बोले, और कभी हो सकता है बोलता भी हो, कभी हो सकता है ना भी बोलता, पर अंदर तो निकाल देता है, इनको नहीं पता है यार क्या बोलते रहते हैं। तो मानव की संतान की 10 वर्ष की आयु के आसपास उसकी तर्क शक्ति जागृत होने लगती है। अब उसको ठीक से प्रयोग करना सिखाना है। अगर वो ठीक से प्रयोग करेगा तो हम मिलकर सही निर्णयों पे आएंगे। उसको हम जागृत नहीं करना, उसको बंद करते रहते हैं, चुप करो, ज्यादा प्रश्न मत पूछो, ज्यादा सवाल मत पूछो। अच्छा, आज के आधुनिक पेरेंट्स क्या करते हैं? उनको तर्क सुनाई दिया तो छोटे बचपन से तर्क करना सिखा देते हैं बच्चों को। अच्छा, उसके पास कोई आधार नहीं है तर्क करने का, वो पूछ लेगा क्यों, अब माता पिता लगे हुए क्यों का उत्तर देना। अभी उसके पास कोई समझ नहीं है, अभी उसको आज्ञा पालन कराना। उससे पूछते, अभी छोटे बच्चों से मैंने देखा, 2 साल के बच्चे से, बेटा आज क्या खाओगे? जैसे उसको बहुत ज्ञान है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसको ये बताना है, बेटा आज हम खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी से फायदा होता है, आज हम अमरूद खाएंगे इससे फायदा होता है, आज हम रोटी खाएंगे इससे फायदा। उससे पूछते, बेटा आज क्या खाओ? अच्छा, वो जब हो जाता है 13-14 साल का, तो उससे क्या बना है, ये बना है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, चुप करो, ज्यादा तर्क नहीं करो। वो जो 13-14 साल की उम्र है, जब तर्क करने लगा, अब उसको उत्तर नहीं देना चाहते, अब उसको चुप कराना चाहते, अब आज्ञा पालन में आओ। सब उल्टा पुल्टा कर रखा हमने। 10 साल वाला जो सूत्र है जी, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, हर एक आदमी के लिए, मतलब कोई मेरा सहयोगी या कोई, हाँ, सब जगह देखिए उसकी तर्क शक्ति जागृत हुई है तो तर्क के आधार पर करिए ना बात उससे, उसको भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा जिंदगी जीने में साथ। तो हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा टीम मेंबर हाँ, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। हाँ, आदमी फॉलोअर बनने के लिए नहीं है। ये तो बहुत
गड़बड़ हो जाएगी। जी मजा ये है कि आपके साथ गड़बड़ नहीं होगी। मयूर जी, मयूर बुला के लाता हूँ। तो आपको क्या लगता है प्रेम जी के साथ फॉलोअर के रूप में हो क्या? कोई बात क्लिक करी है, समझ में आई है, तभी तो साथ हो। आपकी तार्किक शक्ति पे पूरी ना बैठे तो कैसे साथ को निभाओगे? हर बार हर चीज के लिए हर आदमी सहमत हो तब तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सहमत नहीं होगा, पर वो अपना फिर बातचीत करेगा, संवाद करेगा आपके साथ। अगर महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, हर बात पे तर्क करने की जरूरत नहीं होती, पर कुछ बातों पे तो करेगा ना। उसके लिए उसको अवसर होना चाहिए, प्रोत्साहन होना चाहिए। अभी तो चुप कराने की प्रथा है। छोड़ो, तो रहने दो। अभी बताए, अभी बात हुई। मानव एक लक्ष्य को पहचान लीजिए। हाँ, तब शिष्टतापूर्ण विधि से बात होगी। मैं तो यही बोलूंगा, अच्छा आपका तरीका भी सही है, मेरा भी तरीका सही, चलो आपके तरीके से करते, क्या परेशानी? क्या तो आपका मतलब किस बात से? काम होने से या अपने तरीके से? बताइए भाई, आपके तरीके से भी वो काम हो रहा है, मेरे तरीके से भी हो रहा है। अब मेरे को समझ में आ गया आपके लिए कष्ट है, अगर आपके तरीके से नहीं होगा तो आप परेशान हो जाओगे। कैसे लिमिटेड हो गई? हमारी सोच तो फैल गई। क्या हो गया? देखिए इसमें क्या हो गया, हमारा जो भय आ रहा है ना, इसमें तो ये देखिए इसमें क्या है, हमारा ये जो भय है वो वर्तमान के जो अभ्यास हैं उनको देखा इससे है। अभी इसमें परस्पर सम्मान की तो कोई जगह बनी नहीं है अभी तक, है ना। सही में मूल्यांकन की जगह बनी नहीं है। अभी हम एक दूसरे को सुन तो पाते नहीं है, केवल बोलते हैं। उस वाले पैराडाइम से आप ये बात को बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं इसमें भी बहुत सारा काम पहले करना पड़ेगा हमें साथ में जीने का। एक दूसरे को, मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं, हमें सुनना आता नहीं की ना, ये बात आप थे ना, है ना। तो अभी सुन के समझना सामने वाला चाह क्या रहा है, इसकी बात ही नहीं है अभी ये तो कुछ। तो जब हम ईमानदारी से एक दूसरे के साथ एक दूसरे के भावों को समझने लगते हैं, चेष्टा को समझने लगते हैं, फिर डोमिनेट होने का भय निकल जाता है। अभी तो सारा डोमिनेशन इसी वजह से है ना, क्योंकि भाई अपनी चलानी है सबको, सबके मन में ये बैठा हुआ है डीप सीटेड कि पावर गेम है, उसको भाषा दे पाए ना दे पाए, कि जिसकी चलेगी वो जिंदगी भर उसकी चलेगी। तो उसके लिए खेल खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, तरीके तौर तरीके, कुछ पारंपरिक तरीके हैं, कुछ आधुनिक तरीके हैं, वो सब तौर खिलाते रहते हैं। परस्पर सम्मान के साथ जीना भी नहीं आता। हाँ तो होगी ना, वो तो करनी है, वो तो फालतू की हायरार्की बनी हुई है सारी। हायरार्की मानवीय नहीं है, आपके कहने से हिसाब से हायरार्की मानवीय नहीं है। बिल्कुल मानवीय नहीं है, मानवीयता है पूरी, पावर स्ट्रक्चर है। सोच अलग होने से कोई समस्या नहीं है, सोच में एक सूत्रता होनी चाहिए। ठीक बात है, तो क्लर्क को साइंटिस्ट वाली काम में क्यों दिमाग लगाना है अपना? हायरार्की पावर स्ट्रक्चर को कहते हैं। हमारा क्या काम है, हमारी क्या स्किल है, दूसरे की क्या स्किल है, इसका सम्मान अलग डोमेन है, वो हायरार्किकल नहीं होता है। भाई जो काम आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता हूं, तो मेरे को तो इस बात में गौरव होता है कि आप इतना अच्छा काम कर लेते हो, मैं आपका अनुकरण करूंगा उसमें। जो काम में मैं अच्छा हूं आप उसका अनुकरण कर लीजिए। भाई जैसे इधर क्लास लेने में मैं अच्छा हूं तो बाकी सब लोग मेरा सहयोग दे देते हैं, पर इस संस्था को चलाने में, इसमें कार्यक्रम करने में और लोग अच्छे हैं, मैं उनका सहयोग ले सकता हूं। अब रसोई में खाना बनाने में हमारी चाची है, वो बहुत बड़ी है, उनका अनुकरण करते हैं, वो जैसा बोलती है उनके अनुकरण में हम चलते हैं। तो इसमें हायरार्की नहीं है, है ना। हायरार्की का मतलब ढांचा, सत्ता का ढांचा जो होता है, कोई ऊपर है फिर उसके नीचे है फिर उसके नीचे उसके नीचे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मानव का जो जीना है
अब हर कोई सारे काम तो कर नहीं सकता है, कोई काम मैं करूंगा, कोई काम कुछ करेगा, कोई और करेगा, सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए कर ही सकते हैं। ठीक है, खाना ज्यादा हो गया ना आज। इसीलिए आपने उस दिन कहा समिति का कोई अध्यक्ष नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहां पर स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दीजिए, वो तो सब पे भारी है, फिर या तो अशिष्टता कीजिए, हम नहीं मानते आपकी बात, विरोध हो गया फिर वो। तो सब बराबर हैं, सबकी समानता है, तो बात करें, मिलके बात करें, जो तार्किक विधि से ठीक हो सेटल हो। पर तार्किक विधि से बात करने के लिए जो अध्ययन अभ्यास की जरूरत है वो पहले चाहिए, वो अभी नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी हम फॉलोअर मानसिकता में, अभी हर व्यक्ति अपने से ताकतवर का अनुयायी है, एक्सपेक्ट करता है कि अब मेरे से नीचे वाला मेरे को फॉलो करे, यहाँ पे फंसे हुए हैं मानसिकता। लेकिन उसी को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह देखा जाए तब तो वो सही होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट? जैसे ग्रुप है, उसमें एक अध्यक्ष है, सब बराबर है, लेकिन जब किसी कोई प्रॉब्लम है उसके पास जा रहा है, फिर वो डिस्कशन हो रहा है, तो समानता हो गई ना, तो उस तरीके से तो गलत नहीं। समानता कैसे हुई, मैं समझा नहीं। जैसे ये ग्रुप है जी, उसमें आप पढ़ा है, किसी को जो भी प्रॉब्लम होगी आप ही से पूछ रहे हैं, इस मुद्दे को लेके तो इक्वालिटी हो गई ना, तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इक्वालिटी कैसे हुई मेरे को नहीं समझना है अभी। इस एग्जाम्पल में तो इतना पता चल रहा है कि एक जिम्मेदारी मेरे पास है, उसके लिए सब मुझसे पूछ रहे हैं, इसमें तो मेरा कोई विशेष रोल हो गया है ना, क्योंकि मेरे से पूछ रहे हैं। अब इक्वालिटी कैसे होगी, अब इस कमरे से बाहर जाते हैं, मान लीजिए हमारे को खेत में कुछ काम करना है ना, तो हमने आशीष भाई को ले लिया, इनको ज्यादा अच्छे एक्सपर्टीज है, अब वहां पे ये प्रमुख हो गए, अब हम इनके साथ काम कर रहे हैं। फिर हम क्या आते हैं किचन में, वहां पे आप प्रमुख हो गए, ठीक है। फिर हम जाते हैं मान लीजिए उस गाय भैंस के पास, उसके अंदर हमने किसी और को ले लिया जो उसमें अच्छा है। अब इस आधार पे अब सब इक्वालिटी आ गई, इस आधार पे सारा वर्क डिवीजन में जहाँ पे जिसकी योग्यता वहां पे वो होता जाएगा। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो फिर वो सही हुआ ना, ग्रुप में जिस चीज को जो जानता है, हाँ, उसको अगर बनाया जाए तो वहां पे तो फिर वो नहीं होगा ना कि ऊंचा है ये नीचे है, इस तरह से तो उसके लिए हमारी समझ ऐसी होनी चाहिए। हाँ, अभी हम इस योग्यताओं के आधार पर देखते नहीं है, हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। एक और क्वेश्चन था सर, अभी जो बात कर रही थी कि गलत को गलत से नहीं करना चाहिए, नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं भाषा ही नहीं बोलता। मैं बोलता हूं मानव जाति में गलती से गलती को रोकने का प्रयास रहा, अपराध से अपराध को रोकने का अभ्यास या प्रयास रहा, और युद्ध को युद्ध से रोकने का प्रयास रहा। मैं उसके बाद ये प्रश्न पूछता हूं, ये सफल है कि असफल है? गलतियां कम हुई, अपराध कम हुए, युद्ध कम हुआ तो सफल है, अगर ये बड़े हैं तो यह असफल है। आप क्या कहते हैं, ये पूछता हूं मैं। आप बताओ क्या पूछ रहे हैं। वर्क प्लेस में अनएथिकल चीजें होती रहती हैं, हाँ। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप एचआर के पास जाइए, कंप्लेंट फाइल कीजिए, आगे प्रोसेस, या आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए। तो इसमें कैसे चयन करना चाहिए कि इसमें सही क्या? एक तो है कि गलती से गलती को, उसने गलती की, आप भी उसके कंप्लेन कीजिए, उसको पुलिस में जाके जेल वेल में डलवाइए, वो हो गया। दूसरा वहां से आप साइड हो जाइए, तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करना है इसमें? देखिए, मैं वही कहना चाहूंगा इसमें कि अभी हम जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, है ना, अभी अपनी समझदारी पे काम करेंगे तो हम पहले उसी व्यक्ति से बात करेंगे। उदाहरण के अंदर मान लीजिए करते करते कोई अंत नहीं है, फिर मैं जो भी उत्तर दूंगा ना, फिर आप दूसरी कंडीशन लगा देंगे। एग्जाम्पल सही है, फैक्ट है, नहीं, ठीक है, मैं फैक्ट बोल लो, आप उसको कुछ भी कह लो, अभी कुछ भी उत्तर देंगे, आपने निष्कर्ष निकाला हुआ, देखिए बात की कुछ उससे सामने से, ठीक बात है। अभी आपने जहां से बात की, हम जिसको समझदारी कह रहे हैं उसके अभाव में बात की है। आप अभी जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में बात की है। अभी हम जिस बात की बात कर रहे हैं, इस समझ को पाने के बाद हमारे बात करने का तरीका, अभिव्यक्ति अलग होती है। तो पहली बात तो हमारे साथ दुर्घटनाएं नहीं घटती, फिर ऐसी समझदार व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, ये हमने देखा है। अभी जो हम कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम हमारा जैसा आचरण है, जैसा भी है, सही गलत जो भी है, उसके आधार पे हम करते रहते हैं। उसमें कुछ लोगों को अनुकूल पड़ता है, कुछ को प्रतिकूल पड़ जाता है।
वो क्लैशेस होती है हर जगह पे। आप देखिए मजेदार बात मानव जाति की सबसे सुंदर बात, कुछ भी लोगों को साथ रख लो, कितने भी अच्छे लोग, थोड़ी देर में मनमुटाव शुरू हो जाते। दो लोग होंगे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, प्यार हो गया, शादी कर ली, साथ रहना शुरू कर देते, मनमुटाव हो जाता है थोड़े देर। कोई भी दो लोग लग रहे, शादी ब्याह का ले लो, पड़ोसियों का देख लो, कुलीग्स का देख लो, ये क्या झंझट है। हमें साथ जीना नहीं आता। जैसे ही पास आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू होता है एक दूसरे का, तो परेशानी शुरू हो जाती है। हमें आता ही नहीं इसमें निकलना। होता है कि नहीं होता? तो समस्या तो कुछ है, हमारी नजरिए की समस्या है। आपके दिल से आवाज लेकिन रहते ही नहीं साथ में। भैया आप तो फिर बिगड़ गए, बड़ी मुश्किल सहानी हुई है कि आज्ञा कराएंगे बाद में, वो भी बिगड़ गए और हम तो आज्ञा पालन करके आए हैं जी। ठीक है, मेरा तो एक आज्ञा करी किया, बैरू जी का तो 3 चला गया। पूरा ऑफिस यहाँ से बिगड़ गया उनका। देखिए, ये हम तो केवल सोचने के मुद्दे दे रहे हैं आपको। ये सोचना इतनी ताकतवर चीज है, ऐसा मेरी स्वीकृति है। आप सोचने लगोगे तो आपके अंदर पहले तो छटपटाहट होगी, फिर आप समाधान की ओर भागोगे, और समाधान मिलेगा तभी आपको तसल्ली मिलेगी, उससे कम में नहीं मिलती है ना। मैं तो केवल बात कर रहा हूं, मैं तो आपकी जिंदगी में कुछ बदल भी नहीं रहा, आपको कुछ मानने के लिए ना मानने के लिए कह भी नहीं रहा हूं। ये बात करने केवल से ही अंदर हो रहा है जो हिल रहा है। कितनी सरल शब्दों में बोलते हैं। जी भैया, एक सीरियस सवाल है। हाँ। लग सकता मजाक है कि सोचने की बात कह रहे हैं। हाँ। नए आयाम मिलेंगे, नए पैरामीटर है। हाँ। इसमें पागल होने की गुंजाइश कितनी है? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। हाँ। कैन आई लूज माय बैलेंस? हाँ, नहीं भैया, देखिए इसमें पागल होने की संभावना मैंने तो नहीं देखी अभी तक। मैं 93 से इस विधा के साथ जुड़ा, अनेकों लोग आए, तो कुछ लोगों ने इसमें बहुत ईमानदारी से अपने को लगाया। जिसने ईमानदारी से लगाया उसकी तो मैंने ग्रोथ देखी है। जो कुछ पहले ईमानदारी से शुरू किए फिर भटके रास्ता, है ना, वो भटक के कहीं फंस गए अपने, है ना। उनमें से कुछ के अंदर फिर सुधार की प्रवृत्ति जागी, फिर जागी उनके अंदर। पर यहाँ पर आप फंडामेंटल्स को क्वेश्चन करने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर जब भी हम फंडामेंटल को क्वेश्चन करते हैं बड़ा खतरा रहता है भैया। तब खतरा लगता है अगर उत्तर साथ में ना दें। अगर हम आपको आपकी आधार को हिला दें और उसका विकल्प ना दें तो पागल होने की पूरी संभावना। लेकिन हम तो साथ में आपको प्रस्ताव दे रहे हैं ना। हम प्रस्ताव पहले रख रहे हैं कि भाई ये मानव संबंध में तालमेल पूर्वक जीने का प्रस्ताव। अब इस बात को पहले रख रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि देखो अभी ऐसे होता है, फिर रास्ता बता रहे हैं। अच्छा, यहां से इधर कैसे पहुंचेंगे वो भी बताएंगे साथ में। वो तो परिचय शिविर में नहीं बताएंगे। नहीं, परिचय शिविर में भी बताते हैं। जब जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है वैसे वैसे सुनाई देने लगता है। परिचय शिविर में पूरी बातें आती हैं भैया, कोई बात छूटती नहीं। ये परिचय शिविर नाम का परिचय है, इसमें पूरी बातें, ये पूरा अपने आप में कॉम्पैक्ट पूरी बात है, कंप्लीट बात है, जिसको इतना कम मत आंकिए। ठीक है। क्या इसमें ऐसे लोग भी मतलब हम लोग से मिलेंगे कि जिन्होंने अपने फंडामेंटल्स बदले और वो अपने अनुभव हम लोग से साझा करें? बिल्कुल, यहाँ पे बैठे 3-4 लोग, उनसे कर लीजिए बात। शेखर विजय, अच्छे लोग दिख रहे हैं तो मेरे युवा मिल जाएंगे, 2-3, 4-5 फ्रॉड मिल जाएंगे, कर लीजिए बात।
शाम को हो जाएगा? शाम को हो जाए। ठीक है। जीतू, आशीष भैया, आप सुशील भैया, 4-5 लोग तो हैं इधर, कर सकते हैं बात। सब अपना अनुभव। भैया भी है, समय से लगे ये भी कर सकते हैं अपनी बात, है ना। और कोई छूट रहा हो तो अपनी तरफ से जो जिसने हाँ भैया, सुशील भैया तो बोले थे, मैंने कर ही सकते हैं, अपने अनुभव को देंगे। देखिए इसमें ईमानदारी की बात यही है, मैं पहले अपनी बात रख दूं। मैंने जहां से यात्रा शुरू करी थी, जो मेरी स्थिति थी, उससे तो मैं कहीं आगे आ गया। मैं कल्पना भी नहीं कर पाता मैं वैसा कैसे था। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं परफेक्ट हो गया, नहीं, अभी उससे बहुत दूर हूं। ठीक है, पर मैं बहुत आगे आया हूं, है ना। और मेरे आचरण में आप देख लीजिए कि आपको कुछ सामान्य चीजों से कुछ अधिक दिखता है, नहीं दिखता है, बातचीत में, व्यवहार में, उन चीजों में। और आप थोड़े बहुत समय में देखिए तो जैसा लगता है वैसी बाकी सबको जांचिए, परखिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो युवा साथी बैठे उनसे पूछिए, कोई सब ये बात को बोलेंगे जो मैंने बोला, जहां थे उससे आगे बढ़ गए, अभी आगे चलने के लिए कुछ और शेष। क्यों? सही कह रहा हूं? तो क्योंकि आगे बढ़े इसकी खुशहाली साथ में, इसलिए उत्साहपूर्वक बता पाते, जी पाते। और क्योंकि आगे और जाना है, इसलिए हमारे अंदर ये बात की भी सतर्कता है कि हम कहीं अपनी औकात से अधिक ना बोले, औकात से अधिक ना व्यक्त, वो सब भी हमारे अंदर सतर्कता। ठीक है, ऐसी ईमानदारी की जरूरत पड़ती है जी। आगे बढ़े जी। तो मानव प्रयोजन के ऊपर बात जो हुई अभी तक, तो मानव परंपरा की अक्षुण्णता, और इसको पूरा करने के लिए 4 पॉइंट का प्रोग्राम है। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व। अभय सहस्तित्व, है ना। मैं तो कहाँ है हमारे वो, ये वाली बात की थी, इसमें बोर्ड पे लिखा था ना जीतू भाई ने, अभिव्यक्ति रूप में हम समस्याग्रस्त है, इसकी जगह प्रस्तावित रूप में हमने बोला था समाधान। परिवार रूप में कलेशग्रस्त है, इसकी जगह प्रस्तावित रूप में हमने बोला था समृद्धि। समाज में भयग्रस्त है, इसकी जगह प्रस्ताव दिया था अभयता का। और प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है वह संतुलित हो रहा है, उधर बोला था सहज। तो मानव परंपरा की अक्षमता यानी मानव जाति का पीढ़ी दर पीढ़ी का सदा सदा बने रहना ही मानव सहित प्रयोजन स्पष्ट होता है। इसमें यह बात समाई हुई है कि इसमें प्राकृतिक संतुलन को भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्रकृति अपने आप में, मानवीयता प्रकृति संतुलित ही है, उसमें हम उठपटांग करते हैं तो उसका संतुलन बिगड़ता है। तो अगर हमारे को मानव परंपरा की अक्षमता चाहिए तो अपने उठपटांग कामों को रोकना पड़ेगा। इतना ही निष्कर्ष निकलता है। हमारे को उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम कृषि करते हुए जहर डालते हैं जो जमीन में, जहर को डालना रोकना पड़ेगा। गोबर डालो भाई, क्या परेशानी। गोबर डालने में समस्या क्या आती है? क्या कट्टा तो पैसे दिए और खरीद के ले आए, गोबर चाहिए तो गाय को पालना पड़ता है, भैंस को पालना पड़ता है, पालने में रोज काम करना पड़ता है। ये जो काम है इससे हम बचना चाहते हैं। हम कामचोर हैं। मूल मुद्दा क्या है हमारी? कामचोर। ज्यादा तो नहीं बोल रहा? नहीं हिला जा रहा है आप। नहीं सही कह रहे हैं, इसीलिए पैंटों के साइज बढ़ना है। इसलिए तो जो भी चीज हम बिना श्रम किए कर सकते हैं उसको अपनाते जा रहे हैं, और जिसके अंदर श्रम पूर्वक जीना है है ना, उसको छोड़ते जा। ये स्पष्ट दिखता है। हाँ, ये दिखता है, ऐसा है, मानते नहीं है। अच्छा, मजेदार बात है, तो भैया बोल रहे हैं कि पैंटों का साइज बढ़ रहा है।
अब थोड़ी देर बाद संकट होने लगता है, कितनी देर तक साइज बढ़ाएंगे? तो फिर जाते हैं जिम, जाते हैं भैया बता रहे जाते हैं 15,000 देते हैं। वहां जाके ऐसी साइकिल पे साइकिल चलाते जो कहीं नहीं जाती, उस पे श्रम करेंगे जो साइकिल कहीं नहीं जाएगी, तो गाड़ी में बैठ के जिम जाएंगे। घर के बगल में जिम है बिल्कुल, तो लड़के को अब सोचिए अगर हमारा काम ही ऐसा हो जिसके अंदर शरीर का श्रम का प्रयोग हो, तो हमें अलग से श्रम करने की जरूरत क्या है? हम ये नहीं कह रहे हम मशीनों के खिलाफ नहीं है, यंत्रों के खिलाफ नहीं है। हम बोल रहे हैं यंत्र मशीन इस्तेमाल करते हुए भी शरीर का श्रम होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। मशीन को इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक रहा, पर ये बात को सुनिश्चित करिए आपकी दिनचर्या में श्रम का एक भाग रहे। आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, वे बूढ़े हो गए या प्रौढ़ हो गए, आदत नहीं बदलती, अगली पीढ़ी को तो सिखा दो, उनके लिए तो व्यवस्था कर दो। उनको भी बैठे बैठे कोई खिलाना है, बैठे बैठे कोई खिलाना है, तुम ना कुछ कर बेटा, चलो नौकर से करवाते हैं। सही बात, गोली खिलाओ, इसी को सर का प्रिविलेज किया जाता है। हाँ ठीक है। तो मानव परंपरा की अक्षुण्णता अर्थात मानव जाति का पीढ़ी दर पीढ़ी सदा सदा बने रहना ही मानव सहज प्रयोजन स्पष्ट होता है। इसको हमें अपने लक्ष्य के रूप में अगर हम स्वीकार लेते हैं, अपने प्रयोजन के रूप में स्वीकार लेते हैं, तो अपने सभी कायिक वाचिक मानसिक कृतों को हम इसके पैमाने पे जांच सकते हैं, ये इसकी दिशा में है कि नहीं। अगर ये इसकी दिशा में नहीं है तो उसको कम किया जाए, और अगर इसकी दिशा में है तो उसको अधिक किया जाए। इतना ही तो बदलाव करना है, छोटे छोटे बदलाव से आगे बढ़ा जाए। इस हेतु मानव मानव संबंधों के सभी आयाम एवं स्थितियों में परस्पर सहअस्तित्व होना अनिवार्य है। यानी किस चीज के लिए? हेतु का मतलब होता है के लिए, है ना। तो मानव परंपरा की अक्षुण्णता के लिए क्या जरूरी है? मानव मानव संबंधों में तो अलग अलग स्तर हैं और अलग अलग स्थितियां हैं, है ना। इन सभी में सहअस्तित्व होने की जरूरत है। जैसे व्यक्ति और परिवार के बीच में सहअस्तित्व होने की जरूरत है, परिवार और समाज के बीच में सहअस्तित्व होने की जरूरत है, समाज और प्रकृति के बीच में सहअस्तित्व होने की जरूरत है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। अभी व्यक्ति और परिवार के बीच में समस्या है, परिवार और समाज को लेकर तालमेल बिगड़ा हुआ है, समाज और प्रकृति को लेकर तो सभी उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहां संकट में है ना। एक तो संकट ये है, दूसरा नर नारी के बीच में विवाद चल रहा है, इधर भी कोई सहअस्तित्व नहीं है, अमीर गरीब के बीच में झंझट चल रहा है, ठीक है। तीसरा बच्चों में, युवाओं में, प्रौढ़ों में, वृद्धों में, इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है, सभी वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। आप सोचिए आज के आधुनिक संसार जो हमारी सबसे नाजुक पीढ़ियां होती है वो कौन सी होती हैं? छोटे बचपन वाली और वृद्धावस्था वाली। इस सबसे संपन्न परिवारों में इनको नौकर पालते हैं, इन दोनों पीढ़ियों को। बच्चों को भी नौकर पालते हैं और वृद्धों को भी नौकर पालते हैं। यहां पहुंच गए, और इसको क्या क्या नाम देते हैं? विकास। हम विकसित हो गए। तो परिवार में, आयु में, नर नारी में, समाज में कहीं पे भी सहअस्तित्व नहीं, सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अलग अलग दिशा में भाग है, ठीक है। इसकी जगह क्या होना है? सभी स्तरों पे, सभी स्थितियों में सहअस्तित्व होना है, आपस में पूरकता होनी है, सहयोग होना है। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई को भाई कोई संयोगवश
जल्दी मृत्यु ना हो, अगर पूरी आयु जिए, तो आप में से कोई है जो बूढ़ा नहीं होगा? बूढ़ा का मतलब क्या निकला ये समझ नहीं आया। बूढ़े का मतलब आयु, ऐसी आयु जब अपने शरीर के काम खुद ना कर पाए। आप नहीं होंगे बूढ़े? बताइए। मेरा जो दिनचर्या है, जो खान पान है, उसको अभी से मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। और हमें लगता है कि उस हिसाब से जो भी हम समाज में देख रहे हैं कि 70 साल के बाद लोग जो अपना काम नहीं कर पाते हैं, हम उस स्टेज में नहीं जा पाएंगे। मतलब हम उससे भी ज्यादा दिन जिंदा रहने के बावजूद हम अपना सारा काम कर सकते हैं। आपकी ऐसी उम्मीद है, पर हमने तो देखा है 90 साल के, 95 साल के, 100 साल के लोग एक आयु आने के बाद उनके शरीर के बहुत सारे काम, उनको दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है, कई बार चलने में सब तकलीफ होने लगती है, बाथरूम ले जाने में सहयोग देना पड़ता है, उठने बैठने में तकलीफ होने, वृद्धावस्था में ये सब देखा है ना। सामान्य लोग होते हैं, आपका नहीं होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या बोले, सामान्य कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। हाँ, सामान्य कंटेक्स्ट में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो 103 साल की उम्र में भी अच्छे से। जी जी बिल्कुल, तो किसी का पहले होगा, किसी का बाद में होगा, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ। देखिए, जो 70 साल में उस स्थिति में आ गया, वो 75 साल 80 साल तक निपट जाएगा, है ना। हो सकता है आप 100 सवा 100 साल तक ना हो, लेकिन कभी ना कभी तो शरीर मशीन है भाई, उसके तो होना ही है, जीर्ण होना ही है, जीर्ण होना ही है, ठीक है। तो जो भी जन्म लिया है उसको वृद्ध होना ही है, ये तो सिद्ध है ना। आएगा तो जाएगा, जाएगा की बात नहीं, उससे पहले की तरफ आप एक स्टेप आगे निकल गए। भेजो मत इतनी जल्दी भाई, जल्दी मत भेजो। हमारे ताऊ जी 80 प्लस होते हैं, जी 70 तक कहा करते थे, यार हमें लगता है हम कभी बुढ़ाएंगे हमारे गांव में कोई आदमी मर जाए, हमारे ताऊ जी बोल बंद कर देते, उनको लगता था मेरा अगला मेरा ही जब 10-15 दिन में घूमता था उनको, तब फिर वो चैतन्य होते थे। हर बार में कोई मरे तेरा ही हमारे यहाँ होगी। नहीं, हमने अपने बाबा जी को ही देखा, नागराज जी को ही देखा। जब मैं पहली दफा मिला उनको 93 में, तब वो 73 वर्ष के थे, और जब वो चलते थे मेरे को साथ में दौड़ना पड़ता था, तब उनके साथ में चल पाता था, ठीक है। 90 वर्ष तक की आयु तक ठीक चले वो, 90 से 2-3 साल पहले तक। फिर 2009 के आसपास उनकी एक हड्डी टूट गई थी बाथरूम में गिरने से, फिर उनके चलने में थोड़ी सी कमजोरी आ गई, है ना। और धीरे 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 करके, तो कितना भी स्वस्थ व्यक्ति हो, कुछ भी हो, कोई घटना से, कोई विधि से शरीर है वो जाता है। एक और उदाहरण है, हमारे बिजनौर में एक हमारे मामा जी हैं, सरदार जी, उनको देखा हमेशा पूरा देश भ्रमण करते रहते हैं। अब 88 वर्ष के हो गए, अभी पिछले 2-4 महीने से उनके अंदर कोई रोग लगा हल्का सा, और उसके अंदर हालत ढीली हो गया, उनके हाथ ऐसे कांपते हुए दिखे हमें थोड़े से, तो लगा कुछ तो हो गया है, तो पता चला सोडियम बहुत कम हो गया, तो फिर उनका डाइट वाइट को ठीक किया। लेकिन देखा है आती आयु, तो वृद्ध तो हम ही सबको होना है। तो क्या ये जानकारी बचपन से बच्चों को होनी चाहिए कि वृद्धावस्था होती है? और आयु की सभी अवस्थाएं होती है, बचपन भी होता है, किशोरावस्था भी होती है, जवानी भी होती है, प्रौढ़ावस्था भी होती है, वृद्धावस्था भी होती है, और इन सब के अंदर अलग प्रकार के आचरण होते हैं, अलग प्रकार की काम होते हैं, अलग प्रकार से जिम्मेदारियां होती है। ये सब बात होनी चाहिए उनकी शिक्षा बचपन मतलब ये इस उम्र में ये जानकारी दी जानी चाहिए उनको, है ना। सर प्रौढ़ावस्था मतलब युवा और वृद्ध के बीच की जो स्थिति है, मेरी जो मैं अपने को प्रौढ़ मानता हूं, 30 प्लस 35 प्लस। आप बच्चों को इस तरह की जो भी संख्या कुछ भी लगा लो, जवान को पहचानते हो? 25, ठीक है, और यानी खुद को जवान मानते है ना। फिर एक वृद्ध को जानते हो, ठीक है। अब इनके बीच में भी कोई स्थिति होगी, उसको नाम दिया प्रौढ़, ठीक है, आसान हो गया ना। प्रौढ़ नहीं यार, आप सारी बात अपने पे क्यों ले जाते हैं? बड़ा दुर्द है भाई साहब, प्रौढ़ मानने
को तैयार नहीं है और सही चलने को तैयार नहीं है। ना युवा है ना वृद्ध है, प्रौढ़ मानने के लिए प्रौढ़ को पहचानने का एक और तरीका है, उसको ना सिखाने समझाने का बड़ा शौक रहता है। उसको युवा मिल जाए या कोई किशोर मिल जाए तो उसको समझाना बड़ी जल्दी है। प्रौढ़ की सबसे अच्छी पहचान यही है। पकड़ के समझाएगा। सर यहाँ पर 4 अवस्था होगी सर, प्रौढ़ अवस्था बता सकते हैं? आप देखो पहचानो, मैंने तो अपना बता ही दिया। पूछ ले सबसे भाई, जो जो आपने को प्रौढ़ आयु में मानते अपना हाथ ऊपर कर दें, देख लो। 3-4 साल में हो जाऊंगा। दादाजी का बड़ा उदाहरण है, ठीक है ना। हमने अपने ताऊ जी से शिक्षा ले रखी है। हाँ। किसी भी दिन सवेरे आपको कह देते हैं, कह सकते हैं कि अंदर पंजे ढीले। जिस दिन भी कब्जियत होगी उसी दिन ढीला हो जाता है सब। अच्छा, हमने अभी पूछा प्रौढ़ कौन है। जो अपने को प्रौढ़ से कम आयु का मानते हैं वो अपने को जवान मानते हैं, ठीक है ना। और प्रौढ़ की आयु से अधिक मानते हैं तो वो अपने को वृद्ध मानते हैं, ठीक है। अपने आप में मानते हैं। अपने आप को जो भी मानते, भाई अपनी भी स्वीकृति जुड़ी है ना। भाई मैं जब आपको पहचानता हूं तो जवान के रूप में पहचानता हूं, अपने को पहचानता हूं तो प्रौढ़ के रूप में पहचानता हूं, शरीर के आधार पे। वो भी ठीक बात है, पर शरीर के संदर्भ में कुछ बात कर रहे हैं अभी हम। अभी मोटा मोटा शरीर के, पर सही बात है, मेंटल वाले स्टेट की भी बात है। वहीं पे हमारे आचरण और जिम्मेदारियों वाला भाव उसमें आ जाता है, प्रवृत्तियों का भाग उसमें ही आता है, मेंटल स्टेट में। एक भाई साहब हमारा सवाल था, अभी विचार कर रहे थे कि इस पूरी व्यवस्था में, कायनात में हम एक दूसरे के पूरक हैं और जो भी यहाँ पे वस्तु जीव जंतु है सारे उपयोगी हैं। और जितने भी शब्द जैसे जो भी है वो कहीं ना कहीं अपनी सार्थकता रखते हैं। तो जैसा हिंसा अहिंसा, तो हिंसा से क्या प्रयोजन है, ये शब्द क्यों आया फिर? हिंसा का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे को उसके साधन से वंचित कर देना हिंसा है। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे को उसके साधन से वंचित कर देना, उसके साधन से उसको दूर कर देना, छीन लेना, दूर कर देना, ये सब हिंसा है। जैसे पहले बताया जाता था हिंसा मारना, काटना, ये सब उसमें समाया ही है, सभी समाया है उसमें। हाँ जी, अहिंसा कुछ नहीं है भैया। जो देखिए, ना समझी में जीने के 2 स्वरूप है। एक जो जोर जबरदस्ती करके जीता है, और दूसरा जिसे जोर जबरदस्ती होती नहीं है वो तुम दबा के जीता है, उसका नाम है अहिंसा। मैं गांधी जी वाली अहिंसा की बात नहीं कर रहा, अभी हिंसा और अहिंसा की बात कर रहा हूं। इसमें क्या आता है, क्रूर अक्रूर 2 शब्द आते हैं। क्रूरता का मतलब है किसी के साधन को, किसी के शरीर को, किसी की मानसिकता को क्षति पहुंचाना क्रूरता कहलाता है, इसी को हिंसा भी कहते हैं। अक्रूर का मतलब है दूसरों की दया पे जीने वाला। ये तो आपने हिंसा की परिभाषा बताई, लेकिन इस शब्द का उपयोग कहाँ था? ये लाया क्यों गया? क्योंकि ऐसा होता वो दिखा लोगों ने, इसलिए लिया। जो क्रिया घटित हो रही है उसको कुछ नाम तो दोगे ना, क्या बोलोगे उसे? लोग दूसरों की चीजें छीनते हुए दिखते हैं, मारपीट करते हुए दिखते हैं, कत्लेआम करते हुए दिखते हैं, तो क्या नाम दोगे? हिंसा बोलने में क्या बुराई है? इसलिए ना चाय पी। मानवता में हिंसा का